अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर का। उस चैप्टर का आज हमारा 3rd लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर के अंदर जो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं उसमें है एटम, एटम के एविडेंसेस और एटम की हिस्ट्री। ठीक है, कि एटम क्या है, उसकी हिस्ट्री और उसके एविडेंसेस। ठीक है, आज जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, और इसको किन किन बेसिस पे इसको जो टाइप्स हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम। ठीक है, देन आयन, आयन क्या है, आयन की कितनी टाइप्स हैं, आयन कैसे बनता है। ठीक है, और फिर मॉलिक्यूलर आयन। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा टास्क भी है। ठीक है, वो आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, पहले हमने पढ़ा है कि एटम क्या है। एटम क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो या तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब वही स्मॉल पार्टिकल्स जब कंबाइन हो जाते हैं आपके पास, जब वो मिल जाते हैं तो वो जो उनकी कंबाइंड फॉर्म है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वो कंबाइंड फॉर्म में एटम सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी, यानी कि एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी। मीन जो एटम्स कंबाइन हुए हैं वो या तो एक जैसे हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो जब भी एटम्स कंबाइन होकर एक चीज़ बनाते हैं, स्पीशी बनाते हैं, उस स्पीशी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। क्या डेफिनेशन है इसकी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल, सॉरी यहाँ पर आपके पास कंपाउंड आएगा, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड which can exist independently is called molecule। तो क्या है कि एलिमेंट या कंपाउंड का पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। अब एग्जांपल इसके आप देखें, एग्जांपल्स में आपके पास आता है क्लोरीन। अब देखें क्लोरीन है, गैस होती है बेसिकली Cl2, मीन्स कि इसके अंदर 2 क्लोरीन के एटम्स कंबाइन हुए हैं और हमारे पास एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ है। इसी तरह ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइन हुए हैं और हमारे पास O2 ऑब्टेन हुआ है। इसी तरह अमोनिया है जिसके अंदर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। देन ग्लूकोज है C6H12O6 एंड देन वाटर। ठीक है, इस सब में आप देखें कि एटम्स कंबाइन हुए हैं और एक नई चीज़ बनी है और वो क्या है, मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे वाटर की अगर हम देखें कि वाटर में देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होंगे और आपके पास ये वाटर ऑब्टेन होगा। वाइट वाले जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन को और रेड वाली सेंटर्ड बॉल जो है वो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर है वाटर का। ठीक है, इसी तरह ये आप देखें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के दरमियान अब देखें 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, वो दोनों कंबाइन हुए हैं, दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड फॉर्म हुई है। तो आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया। अब ये डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुई है, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ये आप लोग फर्दर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे जब आप बॉन्डिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने बस इतना अंडरस्टैंड करना है कि 2 एटम कंबाइन हुए हैं और आपके पास एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, इसी तरह ये वाटर का आप एक और स्ट्रक्चर देखें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसको रोटेट करके दिखाया गया है, ये फ्रंट व्यू है। ऑक्सीजन सेंटर में है रेड बॉल के साथ और वाइट वाली बॉल्स हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूल, यानी कि एटम्स कंबाइन हुए हैं और आपके पास क्या ऑब्टेन हो गया है, एक मॉलिक्यूल ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, अब इन मॉलिक्यूल की टाइप्स कितनी होती हैं, सॉरी अब हम लोग देखते हैं कि ये एलिमेंट, देखिए लास्ट में हमने पढ़ा है कि पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का या कंपाउंड का। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फ़र्क है, एलिमेंट वो होगा जिसके अंदर आपके पास सिमिलर एटम कंबाइन हो। ठीक है, एक ही जैसे एटम अगर मिलेंगे और आपके पास एक स्पीशी बनती है, एक मॉलिक्यूल बनता है, तो उसका जो पार्ट है उसे एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं और आपके पास एक बड़ी स्पीशी बनी है तो उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखें इनकी, देखें हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हैं, सिमिलर एटम कंबाइन हुए हैं। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन के सिमिलर एटम हैं। नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन के सिमिलर एटम हैं। क्लोरीन में 2 क्लोरीन के सिमिलर एटम्स हैं। ठीक है, इसी तरह ब्लो वाले में देखें, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है NO, एक N का एटम है, एक O का है।
नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन्स हैं। इसी तरह NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर सारे के सारे एक तरह के एटम मिले हैं और आपके पास मॉलिक्यूल बने, तो इनको हम कहेंगे ये एलिमेंट का पार्ट है। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन है डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए हैं आपके पास और मॉलिक्यूल आपके पास सब सेम हुए हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, वाटर का एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड का। ठीक है, ये थे एलिमेंट और कंपाउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एटॉमिसिटी क्या होता है। अब आपकी बुक में एक टर्म यूज़ की गई है एटॉमिसिटी। अब देखें एटॉमिसिटी वर्ड कहाँ से आया है, एटम। देखें एटम है फर्स्ट वाला वर्ड, ठीक है, ATOM एटम। तो एटॉमिसिटी मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या होगी, उसके अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहलाएगी। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, total number of atoms present in a molecule is known as its atomicity। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एटॉमिसिटी आप देख लें क्लोरीन की। अब इसके अंदर दो क्लोरीन के एटम कंबाइन हैं तो इसकी एटॉमिसिटी 2 है। इसी तरह वाटर की है, H के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो 2 + 1 = 3। तो वाटर की एटॉमिसिटी कितनी है, 3। इसी तरह अमोनिया है आपके पास, उसके अंदर एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 4। इसी तरह ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी आई है आपके पास, 24। ठीक है, इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड की देख सकते हैं, 1 + 2 = 3। ठीक है, इसी तरह अगर आपको किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का आपको इस तरह से फॉर्मूला दिया है मॉलिक्यूलर, तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट MCQs में भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कोई भी मॉलिक्यूल दे के बताएं इसकी एटॉमिसिटी क्या है। ठीक है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करें एंड दैट्स ऑल। ठीक है, वो उसकी एटॉमिसिटी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल को दो बेसिस के ऊपर इसकी टाइप्स दी गई हैं, तो इसको मैंने कैटेगराइज करके लिखा है। टाइप्स फर्स्ट हम है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम की बेस पर कि किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम हैं उसकी बेस पर जो उन्हें टाइप दी गई है। ठीक है, वो है एक, और दूसरी हैं उनके साइज़ की बेस पे। ठीक है, मींस उनके मॉलिक्यूलर मास की बेस पे कि उनका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा तो फिर उनकी कौन सी टाइप्स होंगी। पहले हम देखते हैं एटॉमिसिटी की बेस पे। एटॉमिसिटी की बेस पे बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो ये हैं, मोनो मीन्स 1। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोएटॉमिक मीन कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही एटम प्रेजेंट हो उन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि एटम कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो यहाँ पर कैसे सिर्फ एक ही एटम है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको लास्ट में देती हूँ, दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस। ठीक है, फॉर एग्जांपल नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, हीलियम। ठीक है, ये सारी क्या है, ये गैसेस हैं जो कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं। ये एग्जांपल्स हैं उसके। ठीक है, देन है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डाया मीन 2। ठीक है, जहाँ पे वर्ड डाया है तो उसका मतलब है 2, तो मतलब जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो 2 एटम से कंबाइन होकर बना है उसे डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है इसको फर्दर 2 टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है, वो भी हम देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। A molecule which has only 2 atoms in it is known as diatomic molecule, such as oxygen, ठीक है, nitrogen, nitrogen oxide, chlorine, HCl, hydrochloric acid, hydrobromic acid and carbon monoxide। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि मॉलिक्यूल की जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब ये जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर 2 एटम प्रेजेंट हों, ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 इज़ मोनो न्यूक्लियर डायटॉमिक। ठीक है, अब देखिए मोनो न्यूक्लियर मतलब एक न्यूक्लियस डायटॉमिक मॉलिक्यूल,
यानी कि एटम दो हैं लेकिन न्यूक्लियस एक है, यानी कि न्यूक्लियस उनका सेम है, मींस सिमिलर एटम। ठीक है, कि दो सिमिलर एटम कंबाइन हों तभी इसका मतलब होगा कि सिमिलर या एक न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि एक जैसा न्यूक्लियस हो उनका। तो जो एक जैसे एटम जब दो कंबाइन होंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएगा उसे कहते हैं मोनो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल हैविंग टू सिमिलर एटम्स सच एज क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, दीज आर मोनो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। एंड देन है हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो वो डिफरेंट न्यूक्लियस हों, यानी कि दो मुख्तलिफ तरह के जो एटम्स हैं वो कंबाइन हों आपके पास, तो जो मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा वो होगा हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक न्यूक्लियस हाइड्रोजन का है एंड दूसरा क्लोरीन का। फिर सोडियम क्लोराइड है, एक सोडियम का है दूसरा क्लोरीन का। कार्बन मोनोऑक्साइड है, वन इज ऑफ एटम इज कार्बन एंड अदर इज ऑक्सीजन। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह अब थर्ड जो इसकी टाइप है दैट इज़ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हमने अभी तक पढ़ा है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जिनमें एक एटम हो, जिनमें दो एटम्स हो। अब पॉली मीन्स के 3 हों, 4 हों, 5 हों, जितने भी हों, 2 से ज़्यादा एटम अगर कंबाइन हों तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट वुड बी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, उसे कहेंगे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन 2 एटम्स इज नोन एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स इंक्लूड्स वाटर। ठीक है, इसके हमने अभी देखा था एटॉमिसिटी 3 थी, मतलब इसमें 3 एटम्स हैं। अमोनिया में 4 हैं। H2SO4 काउंट कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, 7 एटम्स हैं। ठीक है, इसी तरह CCl4 है, 5 एटम्स हैं। ठीक है, ग्लूकोज 24 है। तो 2 से ज़्यादा अगर एटम हो तो वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है कहलाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल अब हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मैस के ऊपर जो है आपके पास 2 टाइप्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मीन्स बिग। ठीक है, मैक्रो मीन्स बड़ा, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर वेट कैसे काउंट करते हैं ये आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी कर लेंगे कि ये कैसे काउंट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल आप याद रखें कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट आपका जो है वो 10,000 से ज़्यादा हो, वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक में दी गई है दैट इज़ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये 10,000 ही नियरली इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर मास यूजुअली ग्रेटर दैन 10,000 आर नोन एज मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसी ये हीमोग्लोबिन इसकी एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन इज़ अ मैक्रो मॉलिक्यूल एंड इज़ ए ब्लड प्रोटीन। ठीक है, ब्लड प्रोटीन मतलब ब्लड के अंदर पाया जाता है। इट्स ईच मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ नियरली 10,000 एटम। ठीक है, एंड ये 68,000 टाइम हैवियर होता है हाइड्रोजन के एटम्स। ठीक है, देन आपके पास आते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से लेस हो। इसमें सारे जितने भी आ जाएं आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ जाएं, आपके पास ग्लूकोज आ जाए, अमोनिया। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है वो सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये एक चार्ट आपको रिप्रेजेंट कराया है कि इस चार्ट के ज़रिए से आप देखें टाइप्स को किया है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं बेसिकली 2 तरह से हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूलर मास में 2 तरह के हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। एटॉमिसिटी में 3 तरह के हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉली एटॉमिक। ठीक है, ये साइड पे ग्लूकोज का 3D स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट है जिसका मॉलिक्यूलर मास हमने 24 निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें आप साइज़ क्या होता है मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल भी एटम की तरह बहुत ही स्मॉल होता है। अगर आप एक इंडिपेंडेंट एक अकेले मॉलिक्यूल की बात करें तो ये बिल्कुल एटम की तरह ही बहुत ज़्यादा छोटा है, जिसको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते, लेकिन ये एटम से बड़ा होता है।
ठीक है, समटाइम, क्योंकि डिफरेंट एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और आपको एक मॉलिक्यूल देते हैं। अब इसका साइज़ जो है वो डिपेंड करेगा एटम के साइज़ पे। क्यों? क्योंकि एटम्स ही हैं जिन्होंने कंबाइन होना है और मॉलिक्यूल देना है। तो जिस तरह का साइज़ एटम्स का होगा उसी साइज़ को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल का साइज़ आता है, ठीक है, और उनकी स्ट्रक्चर वगैरह पे भी डिपेंड करता है। Molecules are very small that they cannot be seen through normal microscope, but they are bigger than atoms. Their size basically depends on number of atoms present in them. ठीक है, वही बात है जो अभी आपको समझाई है। एक्सेप्शनल केस है, अब वही जो मैंने आपको कहा था। अब ये एक्सेप्शनल केस कैसे है कि आपके पास लेट्स सपोज जो हीलियम है, ठीक है, हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो बॉन्डिंग बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों या 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यानी कि एटम के अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन दे सके या इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक है, कि उसके पास हो कि या तो वो इलेक्ट्रॉन ले अपने आप को स्टेबल करे या इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन जो नोबल गैसेस हैं आपके पास, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो कम्प्लीटली ऑलरेडी नेचुरली फिल्ड हैं, ठीक है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना देती हैं, इसी वजह से ये बॉन्डिंग नहीं बनाते। तो इनको ये मॉलिक्यूल्स हैं ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस है। ये किस तरह से एटम्स का लेन देन होता है ये इंशाल्लाह फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। अभी चूँकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो ऑलरेडी फिल्ड होता है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना इलेक्ट्रॉन देती हैं, जिसकी वजह से क्या है ये इनर्ट गैसेस कहते हैं। इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टेबल, जो रिएक्ट ही नहीं करते किसी चीज़ के साथ, इनको इनर्ट गैसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ इनर्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइटम्स, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन फर्दर भी होती हैं, ठीक है। देन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड एटम, ठीक है, ये मॉलिक्यूल और एटम के दरमियान डिफ्रेंशिएट किया है हमने। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल क्या है? एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली। एटम एक ही न्यूक्लियस पे कंसिस्ट करता है, मॉलिक्यूल एक या दो या उससे भी ज़्यादा न्यूक्लियस पे कंसिस्ट हो सकता है, ठीक है। एटम को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल को उसके एक फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देखें, हमने ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपल ओ लिख देंगे, लेकिन अगर हमने उसका मॉलिक्यूल लिखना है तो हम O2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास है इट हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, कि एटम जिस एलिमेंट का पार्ट है इसके अंदर उसी की प्रॉपर्टीज़ होंगी, जबकि मॉलिक्यूल के अंदर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। एलिमेंट प्योर होता है और सब्सटेंस का मिक्सचर होता है एक, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है जबकि मॉलिक्यूल बैंड स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, ये बस आप इतना याद रखें कि लाइन स्पेक्ट्रम मीन्स सिंगल लाइन आती हैं जिन्हें आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करने के काबिल होते हैं। और बैंड मीन कि वो इकट्ठा एक बैंड आता है जो कि सेपरेबल नहीं होता, ठीक है। ये आप फर्दर स्टडी कर लेंगे। ये आपको एक कंबाइन करके दिया गया है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो पूरी बुक के हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देन है इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जबकि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, देन उनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ओके जी, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आयन, ठीक है। आयन क्या होता है? अब देखिए, हमने अभी तक मॉलिक्यूल और एटम को स्टडी किया है, ठीक है। हमने देखा कि एटम जब कंबाइन हुए तो उन्होंने मॉलिक्यूल बनाया। अब उन्हीं एटम में से अगर एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उनमें ऐड हो जाएं या उनमें सब्ट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या एटम के अंदर हम डाल दें खुद, या एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, किसी तरह से भी हो सकता है, ठीक है। वो हम बाय सेल्फ भी करा सकते हैं एनर्जी टेक कर, या ठीक है। तो एटम में से या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए या एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, तो इस रीज़न की वजह से उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो जब एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज ऐड होगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ सकता है। उसके अंदर से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया तो मतलब उसके अंदर से नेगेटिविटी कम होकर पॉजिटिविटी बढ़ गई है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब वो जो चार्ज एटम है उसे कहते हैं आयन, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज टर्म्ड एज आयन, ठीक है। एग्जांपल देखें इसकी, सोडियम का पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड का नेगेटिव आयन है, सल्फर ऑक्साइड का आयन है एंड एल्यूमिनियम का आयन है, ठीक है।
अब इनके ऊपर ये जो चार्जेस हैं +1 -1 -2 एंड +3, अब ये कैसे आते हैं, ठीक है। ये हम इसकी फॉर्मेशन के अंदर देखते हैं कि आयन कैसे फॉर्म होता है और ये नंबर ऑफ चार्जेस से क्या मुराद है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आयन है, इन्हीं चार्जेस, ये जो आयन के ऊपर चार्जेस हैं इसी की बेसिस पर इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पॉजिटिव चार्ज वाले जो हैं पॉजिटिव आयंस, या उनको हम लोग कहते हैं कैटायंस, ठीक है। अब और नेगेटिव चार्ज वाले जो हैं इनको कहते हैं एनायंस या नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये दो तरह के हैं आयंस, कैटायंस और एनायंस, ठीक है। अब कैटायन क्यों कहते हैं और एनायन क्यों कहते हैं, जब हम लोग सर्किट बनाते हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों के लिए ऐसे नेसेसरी नहीं है, जैसे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसको कैटायन और एनायन क्यों कहते हैं। आप देखें, जब सर्किट एक बनता है जिसके अंदर से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो है कनेक्ट हो और करंट फ्लो हो रहा होता है, तो या कोई भी अगर आपके पास रिएक्शन है उसके अंदर आपके पास एक एनोड है, ठीक है, उसके अंदर दो उसके पार्ट होते हैं, एनोड और कैथोड। अब जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और पॉजिटिव चार्जेस कैथोड की तरफ मूव करते हैं, तो एनोड से उसको एनाइन और कैथोड से उसको कैटाइन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें इसकी टाइप्स क्या हैं। बेसिकली टू टाइप्स हमने देख लिया, कौन कौन सी हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है, या फिर कैटायन। अ स्पीशी विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज इज टर्म्ड एज पॉजिटिव आयन और कैटायन, ठीक है। एग्जांपल देखें इसकी। अब इसकी फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर्मेशन के अंदर कैसे है कि जब भी कोई एटम, ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है, जब वो एटम में से रिमूव हुआ है तो एटम की पॉजिटिविटी बढ़ गई, ठीक है। एटम के अंदर आप ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखें कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर में और साइड में उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बैलेंस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उस बैलेंस फॉर्म की वजह से पॉजिटिव प्रोटॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब उसका एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके जो प्रोटॉन्स हैं उनकी तादाद इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा हो जाती है और फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उस पर, ठीक है। तो ये होती है इसकी फॉर्मेशन कैटायन की। इसी तरह जब एनायन है तो उसके अंदर वो हम उसकी भी देखते हैं फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्या है, व्हेन एन एटम लूजेस one or more electron positive charge appear on it, ठीक है, and cation is formed. This is an endothermic process. endo means कि इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा बल्कि हम लोग एनर्जी देंगे किसी फॉर्म में, तो वो जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी, एनर्जी यूज़ होगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है सिस्टम को, सिस्टम एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। व्हेन sufficient amount of energy is given to neutral atom it loses its electron and formation of cation occur, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ए एक न्यूट्रल एटम है, हमने ए को एनर्जी प्रोवाइड की है, तो प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक इलेक्ट्रॉन अंदर से निकल गया है, ठीक है। चार्ज प्रेजेंट है उनके टाइम। अब ये जो टाइम के ऊपर चार्जेस प्रेजेंट हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने रिमूव हुए, ठीक है। अगर तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो उसके ऊपर +2 चार्ज होगा, इसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो उसके ऊपर +3 चार्ज होगा, ठीक है। ये जो चार्ज है ये डिपेंड करता है कि आपके एटम में से कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिमूव किए गए हैं या रिमूव हुए हैं, ठीक है। Next, if it loses 1 electron then it would have +1 charge, if loses 2 then it would have +2 charge, 3 and so on, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल इसकी देखें आप। अब देखिए सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, +1 का मतलब है कि सोडियम के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया है, ठीक है। इसी तरह क्लोराइड का है -1, मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर ऐड किया गया है। कैल्शियम के ऊपर +2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके क्या हुए हैं, हमने रिमूव कराए हैं। मैग्नीशियम के भी 2 किए हैं। एलुमिनियम के ऊपर 3 है तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, ठीक है। प्लस मीन्स रिमूव हुए हैं। और 2+ आयरन के ऊपर 2 है तो इसका मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, ठीक है। सम केटायंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स, कुछ अब केटायंस होते हैं जिनमें एटम्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया का अगर देखें तो NH4 है,
अमोनिया आपको पता है NH3 होती है, जब उसके अंदर एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास वाटर का H2O होता है न्यूट्रल, जब उसके अंदर एक और प्रोटॉन ऐड हो गया, हाइड्रोजन एक और ऐड हो गया तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। ये बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें कि ये फॉर्मेशन आप प्रॉपर वे में देखें। अब देखें आपको सोडियम का शेल दिखाया गया है, ठीक है। अब ये सोडियम है, इसके वैलेंस इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन। ये जो ब्लू डॉट्स हैं आपके पास ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखें फर्स्ट शेल के अंदर 2 है, फर्स्ट वाला जो सर्कल है। सेकंड वाला जो सर्कल है उसके अंदर 8 है एंड देन 1 है। अभी ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जब ये रिमूव होता है तो नेक्स्ट में देखें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है, तो इसका मतलब है कि प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, ठीक है। फर्स्ट वाले में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि नेक्स्ट में प्रोटॉन 11 ही रहे हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें एलुमिनियम का। अब एलुमिनियम के देखें फर्स्ट जो उसका सर्कल है, अब ये सर्कल्स क्या हैं, ये शेल्स हैं, ये सारा कुछ आप डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं कि आयंस कैसे बन रहा है, आप बस ये कंसिडर करें कि इसमें ये कितने डॉट्स हैं। ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। फर्स्ट जो सर्कल है इसको शेल भी कहते हैं। ये जो फर्स्ट सर्कल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेक्स्ट वाले में 8 है, लास्ट वाले में 3 है। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब ये देखें इसके अंदर चार्ज ऑफ प्रोटॉन है +13, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है -13, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज हमारे पास 0 है, +13 -13 = 0। अब देखें नेक्स्ट में जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो गए हैं तो एल्यूमिनियम आयन बना है, उसके ऊपर चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो +13 ही रहे हैं, लेकिन जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो -13 से -10 तक आ गया, ठीक है। मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। अब टोटल जब इनको सम करें आप तो आपके पास क्या आता है -+3, ठीक है, कि आपके पास +3 चार्जेस जो है चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ये कैटायन की फॉर्मेशन थी कि कैटायन कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारे पास एनायन, बिल्कुल उसी तरह है जैसे कैटायन है, जस्ट इन रिवर्स कह लें आप कि कैटायन के अंदर से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे, इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। स्पीशीज विच हैज़ अ नेगेटिव चार्ज इज टर्म्स एज एनायन, ठीक है। एग्जांपल इसमें देखें फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड है, फॉस्फेट का है, सल्फ़र का है, ठीक है। ये +2 -2, अब ये आपको समझ आ गई होगी कि -2 क्यों है, -1 क्यों है, -3 क्यों है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन में अब देखें ये कैसे बनता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड टू ए न्यूट्रल एटम, ठीक है। एक न्यूट्रल एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो एनायन बनता है हमारे पास, ठीक है। अब इस प्रोसेस में हमने लास्ट प्रोसेस जो था कैटायन फॉर्मेशन का उसमें देखा था कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को अंदर ऐड करवाते हैं ना, तो जब वो अंदर जाके ऐड होता है तो ऐड होने के साथ ही वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है वहाँ से, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलीज़ होती है और इसको फिर अब एनर्जी रिलीज़ है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर आता है। अब याद रखें कि ये सिर्फ यूनिनेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन अगर आप सेकंड क्यों इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना चाहते हैं तब एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी क्या रीज़न है ये भी आप जब डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, यानी कि एटम्स और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्डिंग वगैरह के अंदर, तब आप इसको कंसिडर कर लेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि एनर्जी इसके अंदर यूनिनेगेटिव आयन यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें आपके पास बी एक एटम है, उस एटम के अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड करवाया तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। सो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब नंबर ऑफ़ चार्जेस बिल्कुल उसी तरह डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ़ आपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऐड किए हैं एटम के अंदर। मे बी -1 -2 -3 और -4 कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखें CO3 जो है इसके ऊपर -2 चार्ज है, PO4 जो है इसके ऊपर -3 है, सल्फर ऑक्साइड के ऊपर -2 है, ठीक है। अब देखें ये पिक्चर आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। इनके अंदर आप डिफरेंट देख सकते हैं, ठीक है। एटम क्या है, न्यूट्रल है, एक एक एटम है।
और मॉलिक्यूल क्या है, एटम कंबाइन हुए हैं आपके पास और मॉलिक्यूल बन गया। अब उसी एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ गया तो वो आयंस बन गए। ठीक है, अब ये आप लोगों का टास्क है एक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। आपने ये, मैंने आपको एक साइड में हिंट दी है इमेज के थ्रू। ठीक है, ये आपका टास्क है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन एटम एंड आयंस। एटम और आयन के दरमियान में आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, आप ये टास्क करेंगे और फिर आपको ज़रूर इसकी यानी कि समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको एटम और मॉलिक्यूल का बताया है, इसी तरह अब आप एटम और आयन का बना सकते हैं, मॉलिक्यूल और आयन का डिफ्रेंशिएटिंग का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, जस्ट लाइक एटम, अगर आपके मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो दैट, या ऐड हो रहे हैं तो दैट वुड बी मॉलिक्यूलर आयन, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब याद रखें कि ये जो फिनोमिना है मोस्टली इसमें से ये पॉजिटिव फॉर्म में ही बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना बहुत ही रेयर फिनोमिना है, इसीलिए बुक के ऊपर भी सिर्फ ये एडिशन वाला प्रोसेस है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर एनर्जी जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल के ऊपर फॉल करवाया जाता है, जब वो मॉलिक्यूल के साथ आके स्ट्राइक करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत तेज़ चल रहे होते हैं। तो वो जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी अपने साथ कैप्चर करके आगे ले जाते हैं। ठीक है, वो तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। एनी मॉलिक्यूलर स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज टर्म्स एज मॉलिक्यूलर आयन। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। देन फॉर्मेशन है, व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बॉम्बार्डेड ऑन ए गैसियस मॉलिक्यूल। ये भी याद रखिएगा कि ये हमेशा गैसियस फॉर्म में अगर आपका मॉलिक्यूल है तो ही बनेंगे, सॉलिड या लिक्विड के अंदर ये नहीं बनते। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मॉलिक्यूल में से, एंड मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म। ठीक है, नीचे एग्जांपल है, एम को कंसिडर करें आप एक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन मीन कि इलेक्ट्रॉन की बीम आई, उसके अंदर जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था उसने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो वो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और एम पॉजिटिव रह गया आपके पास। ठीक है, ये आज का लेक्चर था, होपफुली इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, यू आर वेरी वेलकम। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।